हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि। हम देख रहे थे अपना चैप्टर 25। चैप्टर 25 के हमने कहाँ तक सेक्शंस कंप्लीट कर लिए थे? हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हमने पार्ट बी के सेक्शन 325 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे 326 से लेकर 336 सेक्शंस हम देखने वाले हैं इस क्लास में। थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट है, स्टिल एक दो रीडिंग लेंगे और थोड़ा सा सुनना ही इसको काफी होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सेक्शन 326, 326, 327, 328 एंड 329। ये चार सेक्शंस हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं एक रिपोर्ट के बारे में। एक नहीं, मतलब चार टाइप्स के रिपोर्ट्स के बारे में। 326 हमें किस रिपोर्ट के बारे में बताता है? जहां पर हमारी रिपोर्ट आती है किसी मेडिकल सर्जन की। 327 आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बाय मजिस्ट्रेट, इसकी बात करता है। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी मिंट के ऑफिसर की। एंड 329 हमें बताता है साइंटिफिक ऑफिसर की रिपोर्ट के बारे में। तो ये क्या बोलती है ये रिपोर्ट्स और क्या कहते हैं इसके प्रोविजंस? मेडिकल सर्जन है, वो एक विटनेस है। क्या है ये? एक विटनेस। इसने एक रिपोर्ट दी है मजिस्ट्रेट को। तो इसने क्या करा? एक रिपोर्ट दी है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट ने किसी सिचुएशन में डिमांड की थी, तो अब ये अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे सिचुएशन में इसकी रिपोर्ट को एविडेंस कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन जब भी हम किसी रिपोर्ट को एविडेंस कंसिडर करेंगे तो बीएसए के जो भी रेलेवेंट सेक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे, उनको ओवरराइड नहीं होने देंगे, उनकी बात भी मानी जाएगी। और ये जो रिपोर्ट है इसको एविडेंस कंसिडर करना है तो उनको कंसिडर करते हुए ही करेंगे। तो ये हमारे मेडिकल सर्जन है, एक विटनेस है, इनकी रिपोर्ट मांगी थी मजिस्ट्रेट ने किसी सिचुएशन में और उसने रिपोर्ट दी, तो उसको एज एविडेंस कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर पार्टीज बोलती है कि इसको समन करो और एग्जामिन करो, तो फिर हमारे मजिस्ट्रेट जो होंगे वो इस मेडिकल सर्जन को समन करेंगे और एग्जामिन करेंगे। अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट मैटर इस रिपोर्ट में लिखा है उसको हम एज एन एविडेंस कंसिडर कर सकते हैं। ये बताया 326 से। सिमिलरली ये बात करता है 327 कि जो भी हमारी आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट है ये हो सकती है किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी थिंग के लिए। किसी भी थिंग या पर्सन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बनाई गई है। किसने बनाई है? हमारे मजिस्ट्रेट ने। किसने बनाई है? हमारे मजिस्ट्रेट ने बनाई है ये रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को भी हम क्या कंसिडर करेंगे? एज एविडेंस। और जब भी हम किसी रिपोर्ट को एविडेंस कंसिडर करेंगे तो हम बीएसए के जो भी रेलेवेंट सेक्शंस है उनको ध्यान में रखते हुए करेंगे। एज पर बीएसए ही इस रिपोर्ट को एविडेंस कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर पार्टीज बोलती है कि इसको समन करो, एग्जामिन करो, हमें नहीं समझ आ रहा इसको, तो ऐसे सिचुएशन में इस मजिस्ट्रेट को समन किया जाएगा और एग्जामिन किया जाएगा। अदरवाइज इस रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? समन किया जाएगा और एग्जामिन किया जाएगा। अदरवाइज इस रिपोर्ट को क्या कंसिडर किया जाएगा? ये है समन, ये है एग्जामिन, एविडेंस। अदरवाइज इस रिपोर्ट को हम एविडेंस कंसिडर करेंगे। ये बताया 327 ने। सिमिलर सी बातें बोली गई है रिपोर्ट्स के बारे में। बोली गई है कि कोई रिपोर्ट है उसके सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो भी बताया गया है वो हम एविडेंस कंसिडर करने वाले हैं। जब तक पार्टीज नहीं बोलती कि उसको समन करो, एग्जामिन करो, तो हम उसको नहीं बुलाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन हमें बताता है मिंट ऑफिसर के बारे में। मिंट ऑफिसर जैसे हो गए हमारे कोई भी पब्लिश करते हैं डाटा, उसको बोल देंगे। नोट प्रिंटिंग प्रेस हो गई, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हो गई, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हो गए, ये भी इसी में आ जाएंगे। तो अगर इस टाइप के लोगों से किसी तरीके की रिपोर्ट को डिमांड किया गया था और ये लोग जो है ऐसे रिपोर्ट को प्रोड्यूस करते हैं, क्या कर रहे हैं? ये इस रिपोर्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो इस रिपोर्ट को एज एन एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, वही बीएसए के सारे सेक्शंस, मतलब बीएसए के जो भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग्स में ही इन रिपोर्ट्स को एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है नहीं इस ऑफिसर को हमें जो है कोर्ट में बुलाना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, तो फिर समन करके उसको बुलाया जाएगा और एग्जामिन किया जाएगा। तो ये मिंट ऑफिसर्स जो भी है हमारे, इनको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ना ही डिस्क्लोज करें। कोई अनपब्लिश्ड डेटा है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो इस तरीके की चीजें इनको ध्यान रखनी है। अगर इनको डिस्क्लोज करना है कोई भी अनपब्लिश्ड डेटा या फिर कॉन्फिडेंशियल डेटा, तो ऐसी सिचुएशन में कब कर सकते हैं? आफ्टर परमिशन, मतलब अपने सीनियर की परमिशन लेंगे, जो भी अथॉरिटी होगी, जिसको अथॉरिटी है इसको डिस्क्लोज करने की, उस अथॉरिटी से जो है ये परमिशन लेंगे, तभी ये अनपब्लिश्ड डेटा को डिस्क्लोज कर पाएंगे या कॉन्फिडेंशियल डेटा को डिस्क्लोज कर पाएंगे। और जो भी ये रिपोर्ट में लिख रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स देने की इनको जरूरत नहीं है, उनके रिकॉर्ड्स देने की इनको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 329 किसके बारे में बात करता है? साइंटिफिक ऑफिसर्स के बारे में। हो सकता है कोई प्रोसीडिंग चल रही हो जिसमें साइंटिफिक ऑफिसर्स की क्या मांगी गई हो? रिपोर्ट मांगी गई हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी उस रिपोर्ट को हम क्या कंसिडर करेंगे? एज एविडेंस। अगर कोर्ट को लगेगा कि उस ऑफिसर को समन किया जाए, एग्जामिन किया जाए, तो समन होगा और एग्जामिनेशन होगा। अदरवाइज जो वो साइंटिफिक ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है उसको हम एविडेंस कंसिडर करेंगे। मान लो अगर इस साइंटिफिक ऑफिसर को कोर्ट ने बुलाया है, समन किया है, तो ऐसी सिचुएशन में ये साइंटिफिक ऑफिसर अपने जूनियर पर्सन को, जो सारे के सारे फैक्ट्स के साथ कॉन्वर्सेंट है, कॉन्वर्सेंट मतलब अवेयर है, उसे भी पता है कि क्या रिपोर्ट गई है और क्या हमारा जो सिस्टम है उसमें कैसे काम हो रहा है, सब कुछ उसे पता है, तो उस पर्सन को भी वो भेज सकता है अपने प्लेस पर, उस पर्सन को भी अपने प्लेस पर भेज सकता है, अपने किसी जूनियर ऑफिसर को जो सारे फैक्ट्स से कॉन्वर्सेंट है, जो सारे फैक्ट्स को पता है जिसे, तो उसको भी भेजा जा सकता है। तो ये साइंटिफिक ऑफिसर्स कौन होते हैं, कौन नहीं होते, थोड़ा बहुत ये भी बताया हुआ है हमारे बेयर एक्ट 330। नेक्स्ट सेक्शन ये क्या बताता है? इसको देखने से पहले हम एक सिचुएशन देखते हैं। मान लो ये हमारी प्रोसीडिंग चल रही है केस की, क्या चल रही है? प्रोसीडिंग्स। तो इस सिचुएशन में एक डॉक्यूमेंट जो है वो डिमांड किया जाता है, किसी तरीके का डॉक्यूमेंट, ये हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायर किया गया है इस प्रोसीडिंग में। एक्यूज पर्सन भी बोल सकता है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाइए, हो सकता है प्रोसिक्यूशन साइड भी बोले, किसी भी मैटर में, किसी भी केस से रिलेटेड। तो अब एक्यूज या फिर प्रोसिक्यूशन इस डॉक्यूमेंट को क्या करेगा? सबमिट कर देगा, इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देगा। लेकिन ये कितना जेन्युइन है और कितना जेन्युइन नहीं है, या इसके मैटर को एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है, तो वो अपोजिट पार्टी करेगी। ठीक है, अगर एक्यूज ने किया है तो प्रोसिक्यूशन करेगी, और प्रोसिक्यूशन किया है तो एक्यूज करेगा, इसको एक्सेप्ट या डिनाई। तो ये कब तक करना होता है? 30 डेज के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। लेकिन कोर्ट या मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इस लिमिट को रिलैक्स कर देना चाहिए, तो रिलैक्स कर दिया जाएगा। मतलब 45 डेज हैं तो 45 डेज के अंदर भी आप एक्सेप्ट या डिनाई कर सकते हैं इस जेन्युइननेस को, इस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को। तो ये क्या बता रही है? वो सिचुएशन जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी प्रोसीडिंग में, तो उसकी एक्सेप्टेंस और उसकी डिनायल कितने टाइम में कर देनी चाहिए, और मजिस्ट्रेट को लगता है तो इस टाइम लिमिट को रिलैक्स भी किया जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। साथ ही साथ ये बोला गया है इस डॉक्यूमेंट के लिए अगर हमें किसी एक्सपर्ट को बुलाना है तो हम बुला सकते हैं, लेकिन जब तक एक्यूज या फिर प्रोसिक्यूशन नहीं कहता तो ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन ही माना जाएगा। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन एक्यूज बोले कि किसी एक्सपर्ट को बुलाओ तो फिर बुलाएंगे, अदरवाइज नहीं। मान लो ये डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया गया है इस पर सिग्नेचर भी नहीं है,
इस पर सिग्नेचर भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई पार्टी जो है इसकी जेन्युइननेस पे क्वेश्चन रेज नहीं कर रही, तो इसको जेन्युइन ही माना जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट कहे कि कम से कम इस डॉक्यूमेंट को साइन करो, तो इसको साइन कराना होगा। तो ये बात बताई 330 ने। नेक्स्ट सेक्शन है 331। 331 क्या बोलता है, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट एलिगेशन लगाने हैं किसी प्रोसीडिंग में, उसके लिए हमें एप्लीकेशन देनी है। हमें एक एप्लीकेशन देनी है, क्यों? क्योंकि उस पब्लिक सर्वेंट ने कुछ जो है ऑफेंस किया है, इसके ऊपर कोई एलिगेशंस पुट करने हैं। तो ऐसा कैसे होगा? एफिडेविट लगाकर। और जो भी एफिडेविट में फैक्ट्स बताए जाएंगे उनको एविडेंस भी देना होगा, उनका एविडेंस भी देना होगा। तो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो एफिडेविट लगा की जाएगी, साथ ही साथ जिस फैक्ट्स को मेंशन किया गया है उसके एविडेंस भी देने होंगे। उसके बाद बताया गया 332 में एफिडेविट के बारे में। क्या बताया गया? एफिडेविट के बारे में, मतलब जब भी एफिडेविट दिया जाएगा जब भी हमारा कोई एविडेंस दिया जाएगा, फॉर्मल एविडेंस जब भी हम देंगे, तो उसको कैसे देंगे? हम उसको एफिडेविट पर देंगे, एफिडेविट पर देंगे। और इसको किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग में यूज किया जा सकता है। इस एफिडेविट को रीड किया जा सकता है किसी भी इंक्वायरी में, ट्रायल में, किसी भी प्रोसीडिंग में। तो इस एफिडेविट को हम रीड कर सकते हैं। जब भी कोई फॉर्मल एविडेंस देना है तो उसको एफिडेविट में दो, जो फैक्ट्स आप लिख रहे हो उसके भी आप एविडेंसेस दे दो। नेक्स्ट है कि एफिडेविट किसके सामने बनेंगे, किस अथॉरिटी के सामने जो है ये एफिडेविट्स बनते। तो या तो आप जो है किसी कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो है क्या बन रहे हैं, ये एफिडेविट बन रहे हैं। मजिस्ट्रेट हमारा एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है और हमारा क्या हो सकता है, जुडिशियल भी हो सकता है। तो यहाँ पे वर्ड कोर्ट नहीं है, जज है, तो जज। और मजिस्ट्रेट हमारा एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, जुडिशियल भी हो सकता है। सेकेंड नंबर पे बोला गया है जो भी कमीशन और ओथ्स होते हैं जो फॉर्म किए गए किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा या फिर सेशन जज के द्वारा, तो ये बंदे भी जो है नोटराइज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को एफिडेविट पर, मतलब इनके सामने भी बन सकता है, या फिर नोटरी के द्वारा अंडर नोटरी एक्ट। तो ये लोग, इनके सामने भी एफिडेविट को बनवाया जा सकता है। तो एफिडेविट को किस किस के सामने बनवाया जा सकता है? हमारे जज है या मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट हमारे जुडिशियल भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, या फिर कोई कमीशन बनाई गई है हाई कोर्ट या फिर सेशन जज के द्वारा उसके सामने, या फिर नोटरी के सामने एज पर नोटरीज एक्ट जो नोटरीज बनी हुई है। अब ये एफिडेविट जब भी बनेगा तो अपना जो है अच्छे से कंटेंट लिखो, सेपरेट सेपरेट सारे फैक्ट्स लिखो, उसके लिए एविडेंसेस भी तैयार रखो, तो अच्छे से एफिडेविट बनाओ। और अगर हमारे जज या मजिस्ट्रेट को ये लगेगा कि इस एफिडेविट में कोई इररिलेवेंट मैटर है, कोई स्कैंडलस मैटर है, तो उसको ये हटा देंगे। इस चैप्टर के बस 3 सेक्शंस और बचे हैं और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्दो जो आज की हम क्लास में सेक्शन सीख रहे हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 334 हमें क्या बताता है, जहां पर भी हमें कन्विक्शन या फिर एक्विटल के बारे में प्रूव करना होता है। याद है ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर हम प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में जोर देते हैं? जब हमारा ट्रायल पूरा हो जाता है, फाइनली जो है पनिशमेंट देने का टाइम आता है, तो उसके बाद कौन, प्रोसिक्यूशन साइड बोलती है कि इसको तो पहले भी कन्विक्ट किया गया है तो इसको ज्यादा पनिशमेंट दो। तो ऐसी सिचुएशन में इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पहले भी कन्विक्ट हो चुका है। और दूसरा पर्सन बोलेगा नहीं, मेरे को पहले कन्विक्ट नहीं किया गया है, तो मैं इसका प्रूफ दे सकता हूं, तो वो अपने एक्विटल का प्रूफ देगा ऐसी सिचुएशन में। तो ये प्रूफ जो है वो हमें प्रूफ जो है वो उस पर्सन को देने पड़ सकते हैं। तो ये प्रूफ कहां से आएंगे?
तो जिस कोर्ट ने एक्विटल का ऑर्डर दिया था या कन्विक्शन का ऑर्डर दिया था, उस कोर्ट के पास जाओ और उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आओ, उसके एक्सट्रैक्ट की कि देखो यहाँ पे कन्विक्शन हुई थी या फिर यहाँ पर एक्विटल हुई थी। और अगर कन्विक्शन का केस है तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी जो है उसने पनिशमेंट को भी उसने इनकर किया होगा, अपनी वो कहीं जेल में भी रहा होगा। तो ऐसे में जो वहां जेल का ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज, उसकी रिपोर्ट ले आओ, उससे सर्टिफिकेट ले आओ, साथ ही साथ इन चीजों के साथ आइडेंटिटी प्रूफ एक्यूज्ड का, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एक्यूज्ड, वो भी ले आओ। नेक्स्ट सेक्शन 335 क्या बताता है? 335 उस सिचुएशन के बारे में बताता है जब हमारा एक्यूज्ड पर्सन जो है वो प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वो एब्सकॉन्ड कर रहा है प्रोसीडिंग्स को। तो हमने बोला था जब भी विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है तो वो एक्यूज्ड की प्रेजेंस में होता है, लेकिन किसी सिचुएशन में अगर एक्यूज्ड भाग रहा है, जानबूझकर जो है वो प्रोसीडिंग्स को अटेंड नहीं कर रहा, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? अब तो एग्जामिन ऐसे ही करना पड़ेगा बिना एक्यूज्ड के। तो बिना एक्यूज्ड के इसको एग्जामिन किया जाएगा विटनेस को, और आगे इस रिपोर्ट को किसी इंक्वायरी में, ट्रायल में या किसी और अदर प्रोसीडिंग में एज एविडेंस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बताई 335 ने। लेकिन अगर इस एक्यूज ने इस टाइप का ऑफेंस किया था जिसकी पनिशमेंट या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे हाई कोर्ट या हमारे सेशन जज क्या बोल सकते हैं कि जेएमएफसी आप जो है एग्जामिन करो विटनेस को, और जो भी विटनेस अपने डिपोजिशंस दे रहा है उनको रिकॉर्ड कर लो। तो क्या हो रहा है? क्राइम इस टाइप का है जहां पर डेथ पेनल्टी लगी है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे हाई कोर्ट या सेशन जज जेएमएफसी को बोल सकते हैं कि आप इंक्वायरी करो और आप जो है एग्जामिनेशन करो विटनेस का और उसके डिपोजिशन को रिकॉर्ड करो। अब इस डिपोजिशंस को हम आगे भी यूज कर सकते हैं जब हमारे एक्यूज जो है वो मर चुका है, उसकी डेथ हो गई है, या फिर वो किसी भी रीजंस की वजह से फाउंड नहीं हो पा रहा। तो ऐसे सिचुएशन में हम इस डिपोजिशंस को यूज कर सकते हैं एज एन एविडेंस। नेक्स्ट सेक्शन 336 एंड लास्ट सेक्शन 336 हमें बताता है जब हमने किसी प्रोसीडिंग्स में किसी मेडिकल ऑफिसर, किसी साइंटिफिक ऑफिसर या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट की क्या ली है? स्टेटमेंट्स ली है। क्या ली है? किसी पब्लिक सर्वेंट की, साइंटिफिक ऑफिसर की या फिर किसी भी ऑफिसर की, हम मेडिकल ऑफिसर की स्टेटमेंट ली है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये लोग लेटर ऑन अपनी डिपोजिशंस को देने के बाद रिटायर हो जाते हैं, इनका ट्रांसफर हो जाता है, या फिर ये मर जाते हैं, या फिर कैन नॉट बी फाउंड हो जाते हैं, मतलब ये मिलते ही नहीं, तो किसी तरीके से इनकी अब हम प्रेजेंस सिक्योर नहीं कर पा रहे। तो ऐसे सिचुएशन में जब इन्होंने डिपोजिशंस ली थी, रिपोर्ट तैयार करी थी अपनी, जो हमें किसी प्रोसीडिंग्स में चाहिए थी, तो उस टाइम इनका कौन सक्सेसर था? कौन सक्सेसर था उसकी डिपोजिशंस ली जा सकती है। और ऐसे डिपोजिशंस हम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू ले सकते हैं। ऐसे डिपोजिशंस हम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी ले सकते हैं। तो जो भी इनके सक्सेसर थे अब वो डिपोजिशन दे सकते हैं रिपोर्ट पर। लेकिन अगर पार्टी कहेगी कि इस सक्सेसर को बुलाओ, इसको एग्जामिन करो, तो इसको हम समन करेंगे और इसको एग्जामिन करेंगे, अदरवाइज मैटर ऐसे ही चल सकता है। तो ये था लास्ट सेक्शन चैप्टर 25 का 336। नेक्स्ट आज से हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है।
थैंक यू।